तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्लास 7 का ये चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि कैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और कैसे जो दूसरे जानवर होते हैं उस फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड रहते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस ना हो तो बाकी दुनिया के जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है, मतलब कैसे वो जिंदा रहते हैं। हमने क्या देखा कि अभी तक मेनली क्या होते हैं कि जो हर्बीवोरस होता है, 3 तरह के जानवर होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस जो कि हरा घास खाता है, ठीक है, एनिमल्स दैट ईट ओनली फूड, जैसे कि या ग्रास खाते हैं बाकी, ठीक है, काउ डियर। दूसरे जानवर होते हैं कार्निवोरस, यानी कि जो काटते हैं, जैसे कि लायन वगैरह हो गए, ठीक है, लायन या फॉक्स से क्या है, काट के खा जाते हैं, मतलब कि कार्निवोरस यानी कि मांस खाते हैं। तीसरा होता है ओमनीवोरस, यानी कि जो सब खाते हैं, यानी कि जैसे घास भी खाते हैं, घास यानी कि साग सब्जी, और जानवर को भी खाते हैं, जैसे कि भालू हो गए, इंसान हो गए। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है ओमनीवोरस के, ठीक है। तो ये अभी हमने जाना है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक वो एनिमल्स होते हैं जो खाना क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रखते हैं, ठीक है, उन्हें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं या हेटरोट्रॉपिक एनिमल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो हमने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। हमने देखा है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है कि वो अपने खाने को एक होस्ट की तरह लेता है, जैसे कि होस्ट की तरह, जैसे कोई भी तितली वगैरह आ गई या मक्खी वगैरह आ गई उसके पेट में बैठती है तो उसको वो खा लेता है, तो वो पैरासाइट होता है। सेप्रोफाइट क्या होता है, यानी कि जो सड़ा हुआ खाना खाता है। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, यानी कि मरे हुए और सड़े हुए खाने जो खाते हैं एनिमल्स, वो उसे कहते हैं सेप्रोफोगस एनिमल या सेप्रोफाइट एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वाला स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, फीड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, जैसे वल्चर है, हाइना है, ये बस डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, सड़े हुए सामान को नहीं। लेकिन जो सेप्रोफेगस होते हैं वो मरे हुए को भी खाते हैं और सड़े हुए सामान भी खाते हैं, ठीक है। तो स्कैवेंजर्स ऐसा नहीं करते हैं, ये बस सड़े मतलब मरे हुए एनिमल्स को ही क्या करते हैं, खाते हैं, जैसे कि वल्चर हो गया, ठीक है, हाइना हो गया, ये सब चीज़ें। तो पहला टॉपिक आता है हमारा क्लास 7 का पहला टॉपिक सबसे है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या मेथड है न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो मेथड क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द 5 टाइप्स। कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन होता है हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में, क्या होता है, खाने से होता है। और खाना कहाँ से आता है, दूसरों जानवरों से या दूसरे प्लांट से। और ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, हमारे अंदर जाता है और बाहर आता है। तो अंदर बाहर का जो 5 मेथड है उसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आता है इंजेशन। इंजेशन मतलब कि इनटेक करना, ठीक है। तरीका देखिए याद करने का, ट्रिक कि इंजेशन मतलब कि इनटेक करना, यानी कि पेट में उतारना खाने को, उसी को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। अब उसको आप डिफिनीशन आप लोग दीजिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड ऑफ द बॉडी, मतलब कि वो प्रतिक्रिया जिसमें हम खाने को अपने अंदर ले रहे हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ इंजेशन फूड, मतलब कि अलग अलग जानवर के पास अलग अलग तरीका होता है खाने का। जैसे इंसान हाथ वगैरह खाते हैं, जानवर होते हैं दांत से ही फाड़ देते हैं पूरे खाने को। तो हो गया इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाने को क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन। खाना खाने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, पचने का, यानी कि खाना जाएगा पेट में तो पचेगा ही, और कुछ तो इसके पहले या उसके बाद होगा नहीं, तो यानी कि डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इंजेस्टेड फूड या कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस इन द बॉडी। वही कहने का मतलब कि जब खाना हम खाएंगे, इंजेक्शन करेंगे, यानी इंजेक्ट करेंगे अपने बॉडी में, तो बॉडी में जाने के बाद ये खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। कब, जब ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो जैसे चावल के, मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, ठीक है, चावल के जो बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं जो पेट में जाएंगे तो वो छोटे छोटे और टुकड़ों में हो जाएंगे। टुकड़ा करने वाला कौन होगा, एक तरह का जूस होता है जो हमारे हर जानवर के अंदर होता है, एक एसिड के फॉर्म में, वही खाने को क्या करता है, पचाता है। तो ये हो गया डाइजेशन, जो कि दूसरा था। तीसरा आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना पचने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, सबसे बेसिक यानी कि छोटा यूनिट होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि घर में सबसे छोटा यूनिट क्या है, एक ईंटा, वैसे ही हमारे सेल होते हैं। तो ये कह रहा है प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब बाय द सेल ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसफर टू द फूड, कि पूरे बॉडी में, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में क्या करते हैं, इस खाने को पहुंचाते हैं। उस खाने में क्या रहता है, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है, फैट रहता है।
ये सारी चीज़ें रहते हैं जिसको क्या करता है, एसिड या सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पचे हुए खाने को। ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, ये लाइन वाइज ही याद करना है आपको। ठीक है, पहले सिंपल सी बात है, आप सोचेंगे क्या करते हैं पहले खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं, ठीक है, पेट में जाता है, पचता है यानी कि डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जर्व होता है। कौन ऑब्जर्व करता है, सेल्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर कहता है असिमिलेट यानी कि जो सेल्स होते हैं ब्लड में मिलाते हैं। एब्जॉर्व जब करता है सेल, तो सेल के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। तो ब्लड क्या करता है, पूरे मतलब दिमाग में, हाथ में, पैर में, पेट में, नाक में, हर जगह वो खाना पहुँचा देता है। वो खाना किस फॉर्म में रहता है, विटामिन से, मिनरल्स या फैट या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। मतलब कि हमारे ग्रोथ के लिए और हमको एनर्जी देने के लिए ये प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस क्या होता है, ये जब खाना एब्जॉर्ब कर लेता है उस खाने को जो ब्लड के द्वारा या किसी सेल्स के द्वारा पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमको ग्रोथ मिलता है। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब कि ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा एब्जॉर्ब हुए खाने को, ठीक है, जो सेल में एब्जॉर्ब हो गया है उस खाने को पूरे बॉडी में सेल्स में पहुँचाते हैं और उसकी वजह से हमको एनर्जी और ग्रोथ मिलता है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ मेथड। ठीक है, पांचवा मेथड आता है इजेशन यानी कि बाहर निकालना। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड। यानी कि इंजेशन मतलब देखिए वहाँ पर दो था, वहाँ पर इंजेशन था, यहाँ पे इजेशन है। इजेशन मतलब कि इजेक्ट करना, जैसे नहीं होता है, अगर आप CD DVD देखे होंगे या पेन ड्राइव वगैरह या चिप वगैरह मोबाइल में लगाते होंगे तो फ़ोन में आपको लिखता होगा इजेक्टेड या रिजेक्टेड लिखता होगा, ज़्यादातर रिजेक्टेड लिखता है। तो उसी का ये फॉर्म होता है इजेक्टेड यानी कि इजेशन यानी कि बाहर निकालना। तो लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, यानी कि इसका जो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी जो बेकार की चीज़ें होंगी जो उनमें खाया है, जैसे हमने चावल खाया ना, तो उस चावल में जो प्रोटीन था वो तो ब्लड ले गया यानी कि सेल्स ले गए। बचा हुआ जो वेस्ट उसका है यानी कि उसका जो कोई काम का नहीं है, वो हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो उसको निकाल के चले आते हैं, किस फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन अमीबा। अब बोलेंगे कि अमीबा क्या होता है। देखिए, अमीबा एक सिंगल सेल होता है। देखिए हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, एक सेल तो है नहीं, हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक एनिमल होता है अमीबा करके, ये ब्रेड वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ब्रेड लाइए और उसको रख दीजिए तो जो ब्रेड खराब हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो एक तरह का अमीबा की एक बैक्टीरिया ही होती है जो उसमें क्या बोलते हैं, उस ब्रेड को खाती है। तो क्या होगा, अमीबा किससे दिखेगा, माइक्रोस्कोप दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे इसको। तो वही कह रहा है कि अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिंदा है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, जिसमें एक ही सेल होता है। ये है ना, मैंने पिछले चैप्टर में दिखाया था सेल का, एनिमल सेल का कि कैसे होता है। ऐसे सर्कल होगा, बीच में एक बड़ा सा वो होगा, यही है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूल। ठीक है, इसी को अमीबा कहते हैं। अब इसका कोई डिफिनिट फिगर नहीं होता है, मतलब कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अमीबा को, और आएगा भी एग्ज़ाम में बनाने के लिए कैसे अमीबा का प्रोसेस होता है, फूड कैसे वो पचाता है, इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है, ठीक है, सिंगल सेल एनिमल है। इट हैज़ नो माउथ नो आर्म्स, इसके पास कोई मुंह होता है, ना ही कोई हाथ पैर होता है। ठीक है, ये एक्वाटिक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म है एंड पार्टिकल्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कि ये एक लिविंग थिंग्स हुआ है, लेकिन कहाँ पर रहता है, एक्वाटिक जगह पे, यानी कि जहाँ पर नमी रहती है वहाँ पे ये रहता है। ठीक है, और ये कैसे चीज़ों को खाता हुआ, सड़े हुए चीज़ों को खाता है, और जो मतलब मर जाते हैं कीड़े वगैरह उनको एक कर लेता है, छाप लेता है, मतलब कि खा लेता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि फैट ड्रॉपलेट है, सीटोपोड है, इक्टोप्लाज्म है, ये सब नहीं आएगा, लेकिन ये जो फूड मतलब इसका जो न्यूट्रिशन है इसको बनाने के लिए ज़रूर आएगा फिगर, यह और हमेशा आता है। जब भी मैं पढ़ रहा था क्लास 7th में तब आया था ये, तो ये हमेशा एग्जाम में आता है 2-3 नंबर में पूछेगा अमीबा क्या होता है और इसका फिगर बनाने के लिए देगा। ये 3 से 4 नंबर में आपके पास होगा। तो बस सिंपल में पॉइंट में लिख दीजिएगा आंसर कि अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल, सिंगल सेल एनिमल, और इसके पास कोई माउथ नहीं होता और कोई आर्म्स नहीं होते हैं। 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इट फीड ऑन एक्वाटिक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म, यानी कि नमी की जगह पर रहता है, और ये क्या खाता है, पार्टिकल्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहता है, यानी कि जो सड़े हुए पके हुए खाने रहते हैं उन्हीं पे पाया जाता है। अब देखते हैं कि इंजेक्शन। अब इसमें देखेंगे अमीबा में कि कैसे खाना पचता है, क्या होता है। जब अमीबा कांटेक्ट में आता है फूड के, जब कोई भी खाना रखा है तो उसके जब कांटेक्ट में, जैसे ब्रेड रखा है ना, तो ब्रेड के कांटेक्ट में जब अमीबा आता है तो वो फिंगर की तरह प्रोजेक्शन बना लेता है कि इस तरीके से वो हाथ फैला लेता है अपना। मुंह वगैरह तो कुछ होता नहीं है ना, हाथ होता है, तो एक तरह का सेल रहता है, तो सेल का अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है, कभी गोल रहेगा, कभी इस तरह हो जाएगा, कभी मतलब चेंज रहता है। जैसे इस तरह चेंज हुआ ना, पहले इस तरह से, फिर इस तरह हो गया है, फिर ये है, फिर ये।
तो जब तक वो खाने को खा नहीं लेता तब तक वो अपना शेप चेंज करते रहता है। तो एक तरह का शेप आता है फिंगर लाइक, मतलब कि जो हमारा फिंगर है इस तरीके से वो शेप करके और पूरा खाने को धीरे धीरे खा लेता है और वहाँ से दूसरे खाने की ओर चला जाता है। तो ये सिंगल सेल है, यानी कि इसमें एक ही सेल है, इसके पास ना आँख है, ना कान है, ना दांत है, ना मुँह है, ना कुछ है, बस एक लिविंग थिंग्स है जिसके पास क्या है, एक सिंगल सेल है और उसके पास जान है। तो क्या है ये, जब खाने के कंटेंट में आता है तो फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन यानी कि अपना शेप बदल लेता है, जिसे हम कहते हैं सीडोपोडिया। याद रखिएगा सीडोपोडिया क्या होता है, ये आपके वन बोर्ड में या एमसीक्यू में जरूर आता है हमेशा। अमीबा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक है। तो सीडोपोडिया किसे कहते हैं, जब वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आ जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है सीडोपोडिया का, सीडो मतलब होता है फॉल्स यानी कि फेक, ठीक है। अब पोडियम यानी कि फुट, उसका पैर, तो उसका फेक पैर रहते हैं। जो अभी पैर ये दिखा रहे थे, जो फिंगर दिखा रहे थे हम, ये फेक रहते हैं, ठीक है। खाने के लिए वो एक फिंगर बनाता है ताकि वो अच्छे से मतलब उस खाने को खा पाए। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और स्पेस कॉल्ड फूड वैक्यूल। जब उस तरह का शेप वो बनाता है तो एक तरह का कैविटी बन जाता है या एक जगह बन जाती है खाने को खाने के लिए, तो उसे इंजेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या है, इस तरीके से पहला है इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर लाइकोसोम है, न्यूक्लियस है, अमीबा है, ये पूरा क्या है, अमीबा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं डाइजेशन। अब खाने को कैसे पचाता है, जब ब्रेड खाएगा तो कैसे पचाएगा, देखते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल था ये ना, यहाँ पर कहाँ गया, ये जो जगह है यहाँ पर, जब ये खाना इसमें जब ब्रेड उसमें जाता है तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल एक आता है, ऐसा नहीं कि पूरे ब्रेड को एक ही बार खा जाएगा। छोटा सा प्लांट है, एक तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, यानी कि इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से बस दिखेगा। तो इतना छोटा रहता है कि इसको एक ब्रेड को खाने में करोड़ों मतलब महीने लग जाएंगे खाने के लिए उसको, ठीक है। तो जब ये खाता है तो सारा खाना कहाँ जमा हो जाता है, कहाँ पे, फूड वैक्यूल में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जिसके पास सेल होता है यहीं पे होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने क्या होता है बताया है पिछले चैप्टर में कि एक तरह का लिक्विड होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसे हम लोग के अंदर एसिड होता है जो खाने को पचाता है, वैसे इनके अंदर भी मतलब कि अमीबा के अंदर भी एक तरह का एसिड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस खाने को क्या करता है, पचाता है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरह का इंजाइम है। इंजाइम से क्या होता है, एक तरह का वही नमी वाला लिक्विड होता है जो खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो वही कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, उस एंजाइम्स की मदद से ये खाने को क्या करता है, पचा देता है उस किसमें, फूड वैक्यूल में, ठीक है, जो जगह था, ठीक है, यही है वैक्यूल। इसमें खाने धीरे धीरे सबको पचा लेता है और अपने शिफ्ट कर लेता है दूसरी जगह। अब आता है अब्जॉर्प्शन, मतलब पचाने के बाद कौन सी क्रिया आती है, उसको एब्जॉर्ब करना सेल में। अब इसके पास एक ही सेल है, ठीक है, और उसको मिलाना भी है, तो ये एक साथ करता है, यानी कि एब्जॉर्ब भी कर लेता है और मिला भी देता है अपने पूरे बॉडी में। कैसे करता है, पचा हुआ खाना क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या है, यहाँ पर एक जो था कहाँ गया, लाइकोसोम कंट्रोल सेल मेंबर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ना, वाइट जगह, इसी में क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको डिफ्यूज भी कर देता है। डिफ्यूज यानी कि एसिमिलेट कर देता है। देखो क्या किया, पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब कर लिया यानी कि सोख लिया, ठीक है। सोखने के बाद कहाँ पर सोखा है, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही सोखा वो खाना तुरंत क्या करता है, डिफ्यूज कर देता है अपने पूरे बॉडी में। मतलब जो बचा हुआ खाना है, जो डाइजेस्टेड फूड है, पूरे बॉडी में उसको फैल जाता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलता है और उसको रिपेयर मिलता है, यानी कि वो फिर से क्या होता है, नया हो जाता है, ठीक है। तो मरता नहीं है। लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं, जो कि करोड़ों भाग में है, करोड़ों मतलब सेल्स है, वो क्या होते हैं, मरते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा यंग दिखते हैं। लेकिन वही सेल्स एक एज के बाद क्या होते हैं, नए सेल्स नहीं फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से हम बूढ़े होने लगते हैं। तो ऐसा इनके भी साथ होता है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद होता है। तो ये है इसका खाने का प्रक्रिया, ठीक है। पचे हुए खाने को ऑब्जर्व करता है, जैसे ऑब्जर्व करता है फिर डिफ्यूज यानी कि पूरे बॉडी में छोड़ देता है। जैसे ही पूरे बॉडी में छोड़ता है उसको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है और रिपेयर मिलता है। अब होता है खाने को कैसे निकालता है, यानी कि इजेशन, ठीक है, इजेक्ट करते कैसे करता है ये। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड थ्रोन आउट द बॉडी एट एनी पॉइंट बिकॉज इज नो एनस। इसके पास कोई एनस नहीं होता है। एनस मतलब होता है कि जो जिससे वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, उसी को एनस बोलते हैं। तो इसके पास कोई उस तरह का कोई एनस होता नहीं है। तो ये क्या करता है, खाने को ऐसे निकाल देता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज थ्रोन आउट, देखिए ऐसे ही फेंक देता है वो, जैसे ये सेल्स है ना न्यूक्लियस, उसी में से ऐसे ही फेंक देता है, जैसे इस तरह पे देखो निकाल रहा है, इजेक्टेड वेस्ट। जैसे जो खाना खाया, ठीक है, डाइजेस्ट किया, उसको एसिमिलेट किया, पूरे बॉडी में डिफ्यूज़ किया, उसके बाद जो बचा खाना उसको इस तरीके से फेंक देता है, ठीक है। जैसे हम लोग कागज़ फाड़ के फेंकते हैं, वैसे ये भी क्या करता है, खाने को फेंक देता है। तो ये है अमीबा का, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, मार्वल स्टूडियो वाला हाइड्रा नहीं, ये दूसरा हाइड्रा है, एक तरह का प्लांट होता है, देखते हैं।
देखिए जो हाइड्रा होता है एक तरह का सिंपल ये प्लांट है, यानी कि एक सिंपल एनिमल है जिसके अंदर क्या है मल्टी सेलुलर है, यानी कि कई सारे सेल्स हैं। अमीबा में क्या थे, एक सेल था इसमें, और इसमें क्या हाइड्रा में कई सारे सेल्स हैं। ये एक एग्जाम्पल, इस तरह से हाइड्रा होते हैं। हाइड्रा एक ऐसा प्लांट है, इसको हम जितना काटेंगे उतनी देर बढ़ती जाएगा, मतलब ये खत्म नहीं होता है, ऐसे ही चलता रहता है इन्फिनिटी। जैसे यहाँ से अगर हम काट देना, पानी में रख दें तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, फिर काट दे फिर बढ़ जाएगा, फिर काट दे फिर बढ़ जाएगा। मतलब ये ऐसा प्लांट है जो कभी मतलब मरता ही नहीं जल्दी। ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। इट हैज़ मेनी टेंटिकल्स। टेंटिकल्स होना है कि लताएँ, जो लताएँ हैं ना निकली हुई हैं, ठीक है, झाड़ू की तरह, इसको कहते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, अराउंड इट्स माउथ दैट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि जो खाना है, ये जो टेंटिकल्स है इसके, जो लताएँ हैं, क्या करता है कीड़े को पकड़ने की। जिससे जब पानी में रहता है ये, जब इसके आसपास कोई मछली वगैरह जो भी कीड़े वगैरह आते हैं या ऊपर कभी भी, मतलब इसके आसपास जब कीड़े आते हैं तो टेंटिकल से क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, खींच लेता है। जैसे कि फ्रॉग जो खींचता है, मेढक होता है ना, कीड़े को क्या करता है, खींच लेता है अपनी। और तो ऐसे ही ये भी इसको टेंटिकल्स हैं, इस कीड़ों को क्या करता है अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे ये इस तरह से रखा था हुआ था, ये कीड़ा आया, प्रे आया इसके पास, ये क्या किया, उसको खींच लिया और माउथ में अंदर ले लिया और यहाँ पर पचा लिया उसको। तो इस तरीके से ये भी काम करता है। ठीक है, तो ये एक एक्वाटिक एनिमल, याद रखिएगा क्या है, एक्वाटिक एनिमल है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, सिंपल है, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ये जानवरों को मार के स्टिंग करता है, यानी स्टिंग यानी कि सुई उसको घोंप देता है। जैसे यहाँ पर सिंपल था, यहाँ पर जानवर आया, जैसे ही आया इसके टेंटिकल्स में सुई रहते हैं, या इस तरह का इंजाइम जहर रहता है, उस जहर को उसमें घोंप देता है। ठीक है, घोंपने के बाद उसको यहाँ से खा लेता है, खाने के बाद उसको पचा देता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, जानवर ही है। कैन स्टिंग दे पुश इनटू द माउथ, वो अपने माउथ के अंदर ढकेल लेता है उस खाने को, यहाँ देखिए ढकेल रहा है ना, इस तरीके से वो अब्जॉर्ब करके ढकेल लेता है, फिर उसको एसिमिलेट करके मतलब पचा वचा के उसको बाहर निकाल लेता है। तो यह न्यूट्रोसिन हाइड्रा। हाइड्रा मतलब सिंपल में देखें तो हाइड्रा एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है, उसके पास टेंटिकल्स होते हैं, पानी में रहता है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, और ये क्या करता है, जानवरों को कैसे पकड़ता है, अपने टेंटिकल्स से। ठीक है, स्टेप ऑफ डाइजेशन इन हाइड्रा, यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पकड़ा, यहाँ खा लिया, यहाँ पर पचा लिया। ठीक है, अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन फ्रॉग, यानी कि मेढक। मेढक पास भी कैसे ऐसे तरकीबें रहती हैं, देखते हैं। ये क्या करता है, ये मतलब अपने इसका जो जीव रहता है, आप लोग देखे होंगे मेढक को कि कैसे बरसात के मौसम में कीड़े को पकड़ते हैं। इनके पास ऐसे लंबे लंबे जीभ होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे जीभ होते हैं, और उसमें एक तरह का स्टिकी टंग होता है। स्टिकी मतलब कि चिपचिपा टंग होता है। उस टंग में एक तरह का इंजाइम होता है, इंजाइम की तरह का लिक्विड होता है जो कीड़ों को चिपका लेता है। तो जैसे इसके पास कोई भी कीड़े आते हैं, ठीक है, तो उसका क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ और उसको खा के पचा के निकाल लेता है। तो इस तरह के देखिए दिखाया है, फीडिंग इन फ्रॉग यूजिंग लॉन्ग स्टिकी टंग। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, उसका जो लॉन्ग लंबा सा चिपचिपा जीभ होता है, उस कीड़े को खा लेता है। ठीक है, तो यह है फ्रॉग का। नेक्स्ट का ना न्यूट्रिशन इन सम अदर एनिमल, कुछ और अदर एनिमल है, जैसे स्पाइडर का, यानी कि मकड़ी का देखते हैं। तो स्पाइडर क्या करता है, एक तरह से ऐसे जाल बुनता है। आपने देखा होगा स्पाइडर को अपने घरों में या कहीं भी देखा होगा, ऊपर मकड़ा जाली लगाते हैं। जो जाली लगाते हैं इसमें दो काम करता है ये जाली। पहली बात तो इनका घर होता है, ठीक है। दूसरा जो कीड़े वगैरह आते हैं, जो मक्खी वगैरह आती है, उसमें आके फंस जाती हैं, ठीक है। जैसी मक्खी फंसती है उसमें, ये मकड़ी जो होता है बिना देर किए हुए उसको अटैक कर देता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके ऊपर क्या छिड़क देता है, एक तरह का एसिड छिड़क देता है, जिससे वो मर जाती है। वहीं मरने के बाद वहीं पर अड़क जाती है। ये धीरे धीरे उसको खाते रहता है। मरने के बाद वो भाग नहीं सकती है, जब तक इसका पेट नहीं भरता वो धीरे धीरे खाती रहती है। तो इस तरीके से मकड़ी का शिकार होता है उसके इस क्या बोलते हैं, स्पाइडर वेब में, ठीक है। ऐसे ही मॉस्किटो करते हैं, फ्लाई यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो बटरफ्लाई होती हैं, तितली होती हैं, ऐसे ही कीड़ों को खाती हैं। ये तो फूल खाती हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टारफिश होती है, स्टारफिश एक तरह का मछली है, ठीक है। ये स्नेल्स पे यानी कि घोंघा जो होता है समुद्र में, उस पर ये हमला करती है स्टारफिश। ये जो है स्टारफिश इस तरीके से होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मछली होती हैं, उन पे ये हमला करते हैं। ऐसे होते हैं पत्थर की तरह, ठीक है। ऐसे मछली रेंगती हुई आती है, ऐसे ऐसे इस पर आ रही है, ऐसे पत्थर से पकड़ लेते हैं सब। आप जाएंगे, अगर आप ये अंगुली उसके अंदर दे देंगे तो ऐसे करके पकड़ लेगी और छोड़ेगी नहीं जब तक वो मरेगी नहीं। इस तरीके से स्टारफिश भी अपना खाना ढूंढती है। मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं ऐसे सारे खाने ढूंढते हैं। ऐसे कह रहा है स्नेक का भी होता है। स्नेक ऐसे घूमता रहता है, आगे कोई मेढक आ गया, इस तरीके से मेढक आ गया, ये कचरे से पकड़ लेता है, ठीक है। इस तरीके से सांप भी शिकार करता है और खाने को बचाता है। देखिए लिखा है स्नेक स्वॉलो इट्स प्रे स्वॉल, मतलब ये खड़े खड़े पूरे मेघ क्या करता है, घोट लेता है और पेट में जाकर उसको पचाता है। कभी भी जब सांप को आप खाना खाने देखेंगे तो खाना क्या करता है, पूरी तरह से घोट लेता है, मतलब कि पूरा एक ही बार अंदर ले लेता है और धीरे धीरे खाने को पचाता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे कि हम क्या जानते हैं अपने बारे में कि हम ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस है यानी कि हम सब्जी भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। जितने भी इंसान हैं, जरूरी नहीं है सब लोग वेज ही हों,
कुछ लोग नॉनवेज भी होते हैं, कुछ लोग वेज भी होते हैं। तो ये लोग मतलब दोनों खाते हैं। तो जो बड़ा बड़ा खाना होता है, जैसे मीन्स जो मीट होता है या मांस होता है, जब हम उसको खाते हैं तो वो कैसे हमारे पेट के अंदर पच जाता है, यही हम चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो मतलब कह रहा है कि 2 पार्ट्स होते हैं, जो 2 ऑर्गन्स होते हैं जो खाने को पचाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसका हिंदी होता है पाचन नली। ठीक है, हमारे पेट में इस तरीके से एक नली होती है जो इसको खाने को पचाती है इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब ओपन इन द माउथ एट बोथ एंड बिगिनिंग विद द माउथ एंड एंडिंग विद द एनस। जैसे कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल एक तरह से क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। ट्यूब मतलब कि यानी कि पाइप होती है, ठीक है, जो हमारे मुंह के पास खुलती है इस तरीके से, और कहाँ पे जाके फिर खुलती है, हमारे लास्ट एनस में, यानी कि लास्ट पार्ट में। मतलब हम यहाँ से खाते हैं और यहाँ से निकालते हैं, तो इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक तरह से पाइप होता है, ठीक है, जो कॉइल की तरह होता है। ठीक है, ये 2 इंड होते हैं इसके, यानी कि बीच में कहीं भी नहीं खुला होगा। एक माउथ के पास खुला होगा और एक पास एनस का, यानी कि नीचे खुला होगा। ठीक है, बिगिनिंग विथ माउथ एंडिंग विथ एनस। कहाँ शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म हो जाता है। कह रहा है इसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि कुछ कंपार्टमेंट हैं, जैसे कि जो है ना एलिमेंट्री कैनाल है ना कहाँ पर खुलता है, माउथ और एनस में। इसके कुछ पार्ट्स यानी कि इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे कि द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी। माउथ में जो हमारा जीभ है, टंग है, उस पर भी कुछ कैविटी रहती है। ठीक है, जहाँ से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। तो ये माउथ की बात कर रहा है। तो ये पहला माउथ हो गया, जो किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का। दूसरा आता है ओसोफेगस या फूड पाइप। ओसोफेगस जो एक नली आई रहती है ना, ये वाली दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं हम ओसोफेगस या फूड पाइप, यानी कि जो खाना हम खाते हैं यहीं से जाता है, कहीं और नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाना खाएं और ये इधर हाथ में आ गया, इधर से खाना खाएं दिमाग में चला गया, इधर से खाना खाएं कि इस हाथ में आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो कहाँ आता है, एलिमेंट्री कैनाल से होते आता है, या तो फूड पाइप से होते हुए आता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमच। ठीक है, यानी कि पेट, जहाँ पर खाना का कहाँ होता है, पाचन क्रिया मतलब संपन्न होता है। दूसरा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है कि ये पतला सा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये और ये, इसी को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम सब सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे, इंटेस्टाइन क्या होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, सारी चीज़ देखेंगे। पर अभी टॉपिक का नाम बस याद रखिए अभी। नेक्स्ट आता है रेक्टम। रेक्टम कहाँ पर होता है, रेक्टम ने दिया है क्या यहाँ पर, अपेंडिक्स, एनस, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम ने दिया है। रेक्टम वैसे भी नीचे होता है, जहाँ पर इंटेस्टाइन होता है ना, यहीं पर एक रेक्टम होता है जो पतला सा है। देखिए जो छोटा छोटा है ना, पतला पतला रस्सी की तरह, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटा छोटा होता है। ये लगभग काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग मीटर में ही होते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, भले ही पेट के अंदर है, लेकिन जब उसको आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, जब डॉक्टर होते हैं जब उसको फाड़ते हैं पेट को, तो काफ़ी लंबे निकलते हैं। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन भी काफ़ी बड़ा होता है, वो भी लगभग 15 या कुछ मीटर का ऐसे होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। ये 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर का होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, लास्ट आता है एनस, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। तो ये है कुछ पार्ट्स किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। अब देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तरह का ग्लैंड है जो खाने को पचाता है। कैसे पचाता है, जब हम खाना खाते हैं ना, ये ग्लैंड क्या करता है, बनाता है एक तरह का जूस। ठीक है, कैसा जूस, पीने वाला जूस नहीं, खाना पचाने वाला जूस, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं या HCl कहते हैं, हमारे पेट के अंदर रहता है, वही खाने को पचाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो कह रहा है कि ये एक तरह का ग्लैंड है जो क्या स्टोर रखता है, डाइजेस्टिव जूस को रखता है अपने पास, जैसे इंजाइम भी कहते हैं, जैसे और इंजाइम, यानी कि उस पचे हुए जूस को, माने जो पचाने वाला जूस है, उसको हम इंजाइम भी बोलते हैं, जो मदद करता है, हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन के लिए, मतलब कि खाना पचाने में। जो इसका मेन ग्लैंड है वो लीवर है माने यानी कि लीवर काम करता है इस ग्लैंड के लिए। पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास काम करता है, गॉल ब्लैडर काम करता है, और सलेवरी ग्लैंड काम करता है। ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी में, यानी कि जो पेट है ये वाला, यहीं पर सब ये सारा पार्ट होता है, यानी कि लीवर भी यहीं होगा। ठीक है, ये स्टमच हो गया, ये लीवर है। ठीक है, एक गॉल ब्लैडर है यहाँ पर छोटा सा, मतलब पत्ती की तरह दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये गॉल ब्लैडर है, और ये पूरा डायफ्राम है, यानी कि लीवर। ये था बाइल डक्ट, या बाइल मतलब कि वही जूस जो पचाने वाला है, उसको बाइल जूस कहते हैं। अभी लिखा था ना डाइजेस्टिव जूस, उसको बाइल जूस कहते हैं, इंजाइम कहते हैं। ये होता है लीवर, ये पूरा वाला जो बड़ा वाला पार्ट है, इसी को लीवर कहते हैं। ठीक है, और इस लीवर के अंदर जो है उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, और ठीक जो लंग्स स्टमच के नीचे है ये वाला छोटा सा, उसे कहते हैं पैनक्रियास। ठीक है, यही बोला था ना, लीवर ये हो गया, गॉल ब्लैडर ये हो गया, पैनक्रियास ये हो गया। ठीक है, ये तीनों है। अब देखते हैं इंजाइम। इंजाइम क्या होता है, एक तरह का मॉलिक्यूल सेल होता है जो क्या होता है, मदद करता है खाने को तोड़ने में।
खाने का तोड़ने का मतलब है कि जैसे आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो पूरी तरह से आप तो कुछ नहीं लेते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा भाग में रहता है, जो कि मतलब लगभग आधा सेंटीमीटर का रहता ही होगा खाने के जाने के बाद, या 0.1 सेंटीमीटर में रहता होगा। जब वो पेट के अंदर जाता है तो जो एसिड रहता है हमारे अंदर, यानी कि जो बाइल जूस रहता है, यानी कि जो इंजाइम रहता है, उसको तोड़ता है और छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद क्या करता है, हमारा जो सेल्स रहते हैं उसको क्या करते हैं और एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट के बाद हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमको एनर्जी और ग्रोथ मिलता है। अब आते हैं वही चीज़ हमको देखना है कि कैसे कैसे हम खाते हैं, कैसे कैसे पचता है। आता है इंजेक्शन, यानी कि जब हम खाना खाते हैं इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर फूड को। कहाँ से इंजेक्ट करते हैं? माउथ से खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि वी टेक, हम लेते हैं या इंजेक्ट करते हैं फूड को अपने माउथ से। यह करता है अपने दांत से पीसते हैं, पीसने के बाद क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे अंदर जाता है। किसके रास्ते? फूड पाइप, यानी कि ऑसोफेगस के रास्ते, इस रास्ते हमारे अंदर जाता है। अब आता है दांत यानी कि वही कूचने वाला काम कर रहा है कि इसके अंदर जो 32 दांत होते हैं, ये आप लोग छोटे हैं तब ये लगभग आपके पास लगभग 28 दांत होगा या 26 दांत होंगे, ठीक है। तो दांतों का भी हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एसिमिलेशन ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ये हो गया माउथ, यहाँ से खाना खाया। अब दांतों का हम थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या होता है दांतों में। अब यहाँ हम इंसानों के दांतों की बात करेंगे। कह रहा है कि इंसानों के पास दो मतलब सेट होते हैं, एक ऊपर दांत होता है, एक नीचे होता है। ऐसे ही तो होते हैं, ऊपर कितना 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत 32 नीचे होते हैं। तो 16 32 जो कह रहा है कि मिल्क टीथ होता है, यानी कि दो दूध वाले दांत होते हैं, वो बचपन में टूट जाते हैं। कि 6 से 8 साल में जब रहते हैं, 6 से 8 साल की जब आप होंगे तो दूध वाले दांत, मम्मी कहती है ना कि दूध वाला दांत जो है टूट गया है और फिर जम जाएगा। तो दूध वाले दांत जितने रहते हैं, यानी कि 6 से 8 साल वाले जितने बच्चे रहते हैं उनका दांत जमने की पूरी गारंटी रहती है। और वो लगभग 20 होते हैं, यानी कि 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं बच्चे के। जब 8 साल का बच्चा होता है या उसके अंदर होता है तो उसके अंदर 20 दांत होते हैं, और 20 क्या होते हैं? दूध वाले दांत होते हैं, यानी कि फिर जम जाएंगे, वो फिर ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 साल पार करता है, 10 साल के एज से बड़ा हो जाता है, तो उसके दांत क्या होते हैं? नहीं जमते हैं, तो टूटे के टूटे रह जाएंगे ज़िंदगी भर। इसीलिए दांतों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। देखिए ये 32 दांत होते हैं, वो मिल्क दांत नहीं होते। दे अपीयर आफ्टर मिल्क टीथ फॉर जब दूध वाले दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं, तो उसके बाद ये दांत क्या होते हैं? जमते हैं। और ये 32 दांत होते हैं, यानी कि 16 ऊपर होंगे और 16 नीचे होंगे। अब 32 में कोई दांत अगर आपका टूट जाता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो गैप रहेगा। तो वहाँ पर अब पत्थर का दांत बनवाते हैं, ठीक है। तो दांतों का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो याद रखिएगा कि मिल्क वाले जो दांत होते हैं कितने होते हैं? 20 होते हैं, और 6 से 8 साल वाले होते हैं, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहेगा कि परमानेंट टीथ कौन होते हैं? वो 32 दांत होते हैं, और एक कब आते हैं? मिल्क वाले दांत को टूटने के बाद, यानी कि दूध के दांत के टूटने के बाद आते हैं। अब बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। 4 तरह के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर्स, यानी कि ये क्या होता है देखते हैं। जो हमारा पहला तरह के दांत आता है वो होता है इंसीजर्स। ये क्या होते हैं? ये शार्प एज होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा धार होता है। यही हम जो सेब वगैरह होते हैं वो इसी से हम काटते हैं, इंसीजर से ही, ठीक है। ये 4 दांत होते हैं इंसीजर्स, यानी कि 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। और ये कहाँ पर होते हैं? जॉ लाइन पे होते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। ये मतलब कि ये काटने के लिए और बाइट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इंसीजर्स। ये 4 होते हैं और ये जॉ में होते हैं। जॉ लाइन मतलब जो ये वाला होता है, ये वाला पार्ट को हम इंसीजर करते हैं, यहाँ पर होता है। ये किस काम आता है याद रखिएगा? कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए। ये 4 होते हैं। पॉइंट वाइज याद करेंगे तो काफ़ी आसानी होगा। पहला पॉइंट लिखेगा कि ये 4 पेज के टीथ होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है, हर एक जॉ में, ठीक है। और ये किस काम आते हैं? बाइटिंग और कटिंग के लिए। 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है कैनीज। कैनीज किस तरह के दांत होते हैं देखते हैं। तो जो कैनीज होता है वो पॉइंट टीथ होती है। पॉइंट मतलब कि इस तरह से नुकीली टीथ होती हैं, एक ट्रायंगल की तरह, ठीक है। ट्रायंगल ऐसे नहीं रहता है, इस तरह से दांत होता है, इसे को कैनिन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म क्या है? कैनिन। ये किस काम आता है? ग्रेप्सिंग और टीयरिंग के लिए, या टीयरिंग यानी कि तोड़ने के लिए। जैसे हमने क्या खाया, रोटी खाया ना, तो रोटी क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं अच्छे से दांतों में। क्या करते? तोड़ते हैं, ऐसे रोटी जाता है, खूब तोड़ के उसको छोटा कर देते हैं। तो ये कौन करता है? कैनीज ही करता है। उसको छोटे छोटे पार्ट में टीयरिंग करता है, फाड़ता है उसको दांतों में। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा दांत जो होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है? तो जो प्रीमोलर होता है ये फ्लैट टीथ होता है। फ्लैट मतलब कुछ इस तरह के होते हैं। प्रीमोलर जो है ये वाले दांत होते हैं, ठीक है। इन्हें प्रीमोलर कहते हैं। एक तरह का किनारा होगा, एक तरह से फ्लैट होगा, इसे प्रीमोलर कहते हैं। ये 4 होते हैं नंबर में। ये नंबर आप याद रखिएगा कि कौन से दांत कितने होते हैं। तो पहला इंसीजर था, इंसीजर भी 4 होते थे, ठीक है। दूसरा है कैनीज। कैनीज भी 2 होते हैं। किस काम में आते हैं? ग्रिस्पिंग और टीयरिंग के लिए। आता है प्रीमोलर, ये 4 होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि किस काम आते हैं? ये ग्रिंडिंग और चिविंग के लिए, मतलब कि पीसने और चबाने के लिए। जो कोई भी आप जैसे आप बादाम खा रहे हैं तो बादाम को क्या करेंगे? दांत में पीसेंगे, तो पीसने को क्या कहेंगे? ग्राइंडिंग। और चबाने के लिए चिंगम। जो चिंगम चबाते हैं वो प्रीमोलर ही करता है, ठीक है। जो चौथा दांत आता है वो होता है मोलर। ये था प्रीमोलर, ये था मोलर। जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ दांत है वो क्या है? मोलर है।
तो ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि पीसते हैं और चबाते हैं, ये भी हैं, लेकिन क्या करते हैं और ये और अच्छे से काम करते हैं। और ये कितने होते हैं, सबसे ज़्यादा यही होते हैं 6 संख्या में, यानी कि 6 होते हैं, ठीक है, इन ईच नंबर, मतलब कि 6 ऊपर होते हैं 6 नीचे होते हैं, ठीक। तो ये होते हैं 4 दांत। तो चारों कितने होते हैं, 4 इंसीजर हो गए, 2 कैनीज हो गए, 4 फिर प्रीमोलर हो गए और 6 मोलर हो गए। तो प्री मोलर और मोलर मिला के कितने हो गए, 6 4 10 हो गए, कैनीज 2 हो गए, ठीक है, और इंसीजर 2 हो गए। अचार का काम क्या होता है, काटना पीटना और ग्राइंडिंग करना और चिविंग करना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टंग, यानी कि जीभ। अब जीभ क्या करता है, हमें स्वाद बताता है, कौन सा स्वाद कैसा है, देखते हैं। कह रहा है कि जो हमारा दांत होता है, जो हमारा टंग होता है, यानी कि जो जीभ होता है, वो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि इसमें मसल्स रहते हैं छोटे छोटे, जो मदद करते हैं खाने को मूव कराने के लिए, तभी तो हम उसको कूच पाते हैं। जैसे इधर कूचे, फिर जो दांत जीभ होगा उसको इलट पलट देगा, तो फिर ये वाला दांत कूचेगा, फिर इसको इलट पलट देगा, तो ये कूचेगा। तो उस तरीके से फूड क्या होता है, कूच काच के हम उसको छोटा कर देते हैं और जाके खाना में पच जाता है। ये मदद करता है स्वेलिंग ऑफ फूड में, यानी कि मतलब खाने को पचाने के लिए भी काम आता है। इसमें सलाइवा होते हैं छोटे छोटे, जो यहीं से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। और इसे टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। जो हमारा टंग होता है, इसका नाम टेस्ट बर्ड भी है। टेस्ट बर्ड यानी कि सेंस करके बताता है कि हमें ये जो खाना हम जो खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो कैसा है, मीठा है कि नमकीना है कि खट्टा है या तीखा है, कैसा है, यही तो बनाता है। उसे टेस्ट बर्ड कहते हैं। जीभ को क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड, ठीक है। यह इसमें सलाइवा होता है जो खाने को च्युइंगिंग के साथ, मतलब कि चबाने के साथ साथ पचाता भी रहता है। वही मैंने कहा कि इसमें सलाइवा होता है, जो थूक होता है ना, थूक, उसी को सलाइवा कहते हैं। तो क्या कहता है, खाने को यहीं से पचाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आते हैं डाइजेशन पे, ठीक है। ये तो मुंह की बात हो गई, अब आते हैं डाइजेशन पे कि मुंह के बाद क्या कौन सी क्रिया होती है, देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा डाइजेशन है, क्या डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इन माउथ इटसेल्फ, जब मुंह में होता है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो मुंह में ही पचना मतलब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है कि देखते हैं, द माउथ आर ब्यूकल कैविटी, मुंह में कैसे पचता है। तो जो माउथ होता है हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, खाना को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। जैसे रोटी होता है तो बड़ा है, इतना बड़ा खाते हैं हम, तो दांतों में क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के छोटा बना देते हैं। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है मुंह में, यानी कि जो थूक का जो जैसे थूक जो होता है ना, थूक उसको कौन बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड बनाता है। थूक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। तो वही प्रेजेंट रहता है हमारे मुंह के अंदर, जो सिक्रेट करता है, सिक्रेट यानी कि छोड़ता है किसको, सलाइवा को, हमारे खाने को बचाने के लिए उस मुंह में ही, ठीक है। यह जो इंजाइम है, यानी कि जो सलाइवा है, कन्वर्ट करता है हमारे खाने को किस में, सिंपल शुगर में। एक तरह का शुगर यानी कि चीनी नहीं, ये खाने वाला शुगर है। तो जो हम खा रहे हैं वो स्टार्च है, और किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में, ठीक है। ये शुगर हमारे पेट में जाता है। तो यही मतलब कह रहा था कि मैं कि कैसे मुंह में ही खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से पचता है, सलाइवा की वजह से। सलाइवा को कौन छोड़ता है, सिक्रेट यानी कि छोड़ता है कौन है, सलाइवरी ग्लैंड। इस तरीके से खाना हमारे मुंह में पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लगभग 5 से 15% खाना हमारे मुंह में ही पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फूड पाइप एंड नोसोफेगस, जिसकी वजह से खाना अंदर जाता है। अभी मैंने देखा था ना कि मगर से मुंह से पाइप आया था, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, देखते हैं। तो जो फूड पाइप है, खाने के बाद क्या होता है, ये जो खाना आता है कहाँ पर मूव करता है, फूड पाइप में। फूड पासेस इनटू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और ओसोफेगस। जो खाना होता है इस मुंह के पचने के बाद कहाँ पर आता है, ऐसे इस नली की तरह रहती है नली। ये जो खाना है ना, ये देखिए यहाँ पर खाना आ रहा है, इस तरीके से नली के अंदर जाती है, तो हमारे पेट के अंदर जाती है, जो कि फूड पाइप रन्स करता है यानी कि गर्दन से चेस्ट की तरफ। नीचे की तरफ खाना जाता है ना, तो वही गर्दन से कह रहा है चेस्ट की तरफ खाना जाता है। और जो वॉल होते हैं ओसोफेगस के, यानी कि जो दीवारें होती है, किनारे किनारे वाली जो दीवार होता है ओसोफेगस, वो कंट्रैक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ता है, फिर मोटा। जब खाना जाता है तो ये मोटा हो जाता है, जब खाना चला जाता है तो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये खाना गया अंदर और ये क्या हुआ, खुल गया, फिर ये खाना क्या गया, पेट में गया, ठीक है। अब वहाँ देखेंगे प्रोड्यूस वेव लाइक मूवमेंट पेरिस्टालसिस विच हेल्प टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन द स्टमक। जो खाना हमारा जो फूड पाइप है ऐसे ऐसे करता रहता है, जिससे ये खाना यहाँ पर, जिससे ये ढक्कन है ना, खाना यहाँ से इंटर किया तो यहाँ से क्या होगा, फूल जाएगा, फिर नीचे की तरफ ये ढकेलेगा तो ऊपर नीचे से खुलता जाएगा। इस तरीके से खाना क्या होता है, हमारे पेट की तरफ पहुँचता है। दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। इस तरीके से खाना क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है और कहाँ जाकर बैठता है, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर खाना के पचना का आरंभ होता है। तो स्टमच में क्या होता है, जब खाना हम लोग खाते हैं मुंह में, ठीक है, मुंह से कहाँ आता है, फूड पाइप में, यानी कि ओसोफेगस में। ओसोफेगस से आता है स्टमच। स्टमच में क्या होता है, स्टमच क्या होता है पहले वो देखते हैं। स्टमच से होता है एक मोटा सा वॉल होता है, ठीक है, जो कि जे शेप का होता है। इस तरीके से मोटा सा वॉल होता है जो कि जे शेप का, ऐसा ना जे रहता है, तो ये जे शेप का होता है, जो कि एक मस्कुलर बैग है। ये क्या क्या सिक्रेट करता है, यानी क्या क्या छोड़ता है वो देखते हैं। ये छोड़ता है डाइजेस्टिव जूस, यानी कि बाइल जूस, ठीक है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैंने कहा था एसिड होता है ना, कौन सा एसिड होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
ये जो म्यूकस होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, लाइनिंग ऑफ द स्टमच, जिसमें एसिड रहता है ना, जैसे मान लो थैला है, ठीक है, इस थैले में एसिड है, तो ये जो वॉल है इसी को हम कहते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है? एसिड रहता है। तो वही कह रहा है ये एसिड का काम क्या करता है, मतलब किस काम के लिए एसिड रखा गया हमारे पेट के अंदर। ये जो एसिड है मारता है बैक्टीरिया को, जो खाने के साथ आए रहते हैं, जिससे हम जो खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं ना, तो उस बैक्टीरिया को ये एसिड मारता है और खाने को सिंपलर यानी कि छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ता है, छोटे छोटे माने कि बहुत छोटे छोटे टर्म्स में, जिससे सेल्स क्या सके, पचा सके, अब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टमच होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, अभी मैंने पढ़ा था, उसका सबसे बड़ा पार्ट यही है। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है मैंने पढ़ा अभी जस्ट, उसमें क्या क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्टमच है। तो हो सकता है आपके एमसीक्यू में आए कि स्टमच का जो सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? स्टमच है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सारा का सारा खाना कहाँ पचता है? यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटे छोटे नहीं थे रबड़ जैसे, ठीक है, उसी को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सारा का सारा खाना यहीं पे पचता है। और ये क्या होता है? बहुत मतलब क्वाइल्ड शेप का होता है, ऐसे गोल गोल घुमा होता है, जैसे क्वाइल्ड नहीं होता है घर में मच्छर को भगाने के लिए, वैसे ये भी पेट में रहता है। और ये लगभग सबसे बड़ा पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सॉरी सबसे बड़ा पार्ट तो स्टमच है, ठीक है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट क्या है कि सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 7.5 मीटर लंबा होता है, जितने कि आप नहीं होते हैं। सोचिए आप सभी लंबा क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पर खाना पचता है, ठीक है। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं कहा था ना कि काफ़ी लंबा होता है, मैंने तो बस सेंटीमीटर में कहा था, ये 7.5 मीटर लंबा है, यानी आपसे बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। सारा खाना कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यह सिक्रेशन इसको मिलता है। सिक्रेशन यानी कि इसको कुछ जूस मिलते हैं, जैसे कि खाना पचाने में काम आते हैं, जैसे कि लीवर से कुछ जूस मिल जाते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खाने को पचाता है। और सबसे बड़ा ये पार्ट रहता है कहाँ का? एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि 7.5 मीटर लंबा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो लीवर होता है वो एक लाल कलर का ऑर्गन होता है। मतलब लाल कलर का ऑर्गन आपने कहीं भी देखा होगा मूवी में, तो लाल कलर का ही दिखाते हैं जो लीवर होता है, क्योंकि वो रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। बाइल एक तरह का जूस है जो खाना पचाने के लिए काम आता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा जूस? सीक्रेट जूस वाला, डाइजेस्टिव जूस, इसी का नाम बाइल जूस है। जो कहाँ पर आता है? ये गाल ब्लैडर में रहता है। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा लीवर हो गया। यही लीवर सीक्रेट करता है क्या? बाइल जूस, जो कि यहाँ पे एक थैला रहता है, जिसको हम थैला को क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। इसी में ये रहता है, क्या रहता है? बाइल जूस रहता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। ये फैट को पचाता है। दिस बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जितने भी फैट हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तेलहा वाला सामान खाते हैं, जो तेल वाला सामान होता है, वो सारा कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। मतलब सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। उसमें से जो गाल ब्लैडर होता है वो किसको पचाता है? फैट को, ठीक है। ये देखिए लीवर है, एक गाल ब्लैडर है, स्टमच है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है, ये वाला रेड वाला, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो कि 7.5 मीटर लंबा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है ये पैनक्रियाज होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो जो पैनक्रियाज है, अभी मैंने बताया कि ये वाला जो रेड वाला पैनक्रियाज है, ये क्या करता है? क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट यानी कि क्या छोड़ता है? पैनक्रियाटिक जूस। भाई पैनक्रियाज है तो क्या छोड़ेगा? पैनक्रियाटिक जूस ही छोड़ेगा। और ये किस कलर का होता है? क्रीम कलर का होता है। पत्ते के शेप का होता है ग्लैंड। ये जो पत्ता होता है ना हमारे पेड़ का, उसी तरह का ये भी होता है। और क्या ये स्टमच पेट के जस्ट नीचे रहता है। ये पेट है, स्टमच इसके जस्ट नीचे ही तो है। बस वही देख के आपको फिगर लिखना है पॉइंट कि किस शेप का होता है? क्रीम कलर का होता है, लीफ शेप का होता है। कौन सा जूस छोड़ता है? तो पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है। ये जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है, यानी कि एकदम सिंपलर फॉर्म में करता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो उसको ऑब्जर्व कर सके। तो पैनक्रियाटिक जूस काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है खाना को पचाने के लिए। और सारा खाना पच के कहाँ पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी जो बचा हुआ खाना है सारा यहीं पर पच जाता है, ठीक है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस। ये भी एक तरह का क्या जूस निकालता है, जिसका नाम है इंटेस्टिनल जूस। उसी के नाम से उसका जूस है। जैसे यहाँ पर था लीवर का जूस तो बाइल जूस कहते थे। अब आया पैनक्रियाज का जूस तो इसमें क्या कहेंगे? पैनक्रियाटिक जूस। अब आया इंटेस्टाइन का जूस तो इसमें कहेंगे इंटेस्टाइनल जूस। ये भी क्या करता है? खाने को पचाने के लिए काम आता है। अब आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस? तीसरा वाला, जहाँ पर खाने को ऑब्जॉर्व किया जाता है। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। तो वो देखते हैं। एब्जॉर्प्शन से पहले एक नोट देख लेते हैं छोटा सा। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तो उसके एंड में क्या होता है? यहाँ पर पहले ही दे दिया है, बल्कि लास्ट में देना चाहिए था। दिया है कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? सिंपली शुगर लाइक ग्लूकोज में। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। इसका फार्मूला होता है क्या? C6H12। इससे CHO होता है, 6 इधर लग गए 6 उधर लग गए, दोनों को जोड़ के बीच में 12 लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे C6
H12O6, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इधर 6 उधर 6, दोनों को जोड़कर बीच में 12 लगा देते हैं। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फैटी एसिड जिसकी वजह से क्या होता है, हमको मोटापा चढ़ता है। प्रोटीन क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड काफ़ी मददगार होता है हमारे पूरे बॉडी के लिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरे बॉडी काम करता है। अब आता है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये काम क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन होता है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? डाइजेशन तो हो गया, अब उसका काम है एब्जॉर्ब करना, यानी कि सोखना। तो किसको सोखता है? न्यूट्रिएंट को सोखता है जो पच गए रहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, इसमें छोटे छोटे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर रहते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे रहते हैं। इसे मान ले लीजिए क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नली है जो कि 7.5 मीटर लंबा है। इसी में ऐसे छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रहते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखाई देंगे। तो ऐसे फिंगर की तरह रहते हैं कि क्या करते हैं, इसको जगह देते हैं, किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि खाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा पच सके। यहाँ पर दिया है ना, इसको हम विलाई कहते हैं। जो फिंगर की तरह स्ट्रक्चर रहता है इसको विलाई कहते हैं, कॉल्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई, ठीक है। इट्स विलाइस नेटवर्क थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। मतलब जो इंटेस्टाइन रहता है उसके सरफेस पे ऐसे फिंगर की तरह ये रहते हैं, ऐसे ही तो है, ऐसे कई सारे लाइन से रहते हैं जो क्या करते हैं, खाने को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाते हैं। लिखा है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 5 टाइम्स। लगभग 5 गुना उसको बढ़ा देते हैं। जैसे अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो विलाई रहते हैं इसके 5 गुना बढ़ा देते हैं एरिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो 5-6 घंटे में ही खाना क्या होता है, अच्छी तरह से पच जाता है, अगर हम अच्छे से चले वगैरह टहले रहते हैं तो। काफ़ी टहलना चाहिए, मतलब खाने के बाद लगभग 300-400 कदम चलना चाहिए खाने के बाद, ताकि अच्छे से क्या रहे, हमारा खाना पच सके। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कहता है कि ये कहते हैं कि भाई साहब हम बड़े तो हैं लेकिन किससे छोटे हैं? उस छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो वही कह रहा है द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर, चौड़ा होता है। वाइडर मतलब कि चौड़ा तो होता है लेकिन छोटा होता है, किससे? शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा होता है। पूछेगा आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कितने लंबा होता है? तो 7.5 मीटर, ठीक है। और ये कितना बड़ा होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये 1.5 मीटर लंबा होता है और वो 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है, बहुत लंबा होता है। तो इसका काम क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए क्या कह रहा था, हमने क्या पढ़ा कि सारा खाना कहाँ पच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करता है, वो इसका काम ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है उसमें से पानी को और कुछ नमक को निकाल लेता है, ठीक है। कौन निकालता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भेज देता है कहाँ पर? बाहर पर। मतलब हर एक खाने को चूस कर ये सब क्या करते हैं, निकाल देते हैं पूरे प्रोटीन को, ताकि आपके अंदर से कुछ मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो पेट में रह जाए, जो बेकार चीज़ें हैं वो बाहर चला जाए। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम करता है। करता क्या है कि पानी और नमक को क्या करता है, चूस के निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। मतलब अपने बॉडी के अंदर निकाल लेता है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग डाइजेशन, जब खाना पच रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मिनरल्स और जो विटामिन होते हैं उनको चेंज होने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। वो ऐसे ही सेल को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी जो सेल्स होंगे मिनरल्स और विटामिन को ऐसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको पचने का काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, यानी कि मिलाना। कैसे ब्लड में ये जो सेल्स होते हैं मिलाते हैं, तो देखते हैं। एसिमिलेशन में कह रहा है कि जो पचे हुए खाने हैं, यानी कि जो एब्जॉर्ब, यानी कि जो सोखे हुए खाने हैं, न्यूट्रिएंट हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि भेजे जाते हैं। कहाँ पर भेजे जाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, यानी कि अलग अलग पार्ट में। सर में भेजे जाएंगे, पैर में भेजे जाएंगे, हाथों में भेजे जाएंगे, चेहरे पे भेजे जाएंगे, मतलब पचने के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग काम में यूज़ होता है, ठीक है। ये होता है एसिमिलेशन का काम, मतलब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए हैं उससे ये अलग अलग बॉडी में भेजता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल। जो ग्लूकोज होता है, मतलब पचा हुआ जो खाना जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ पर जाता है? ऑक्सीजन में जाके सेल्स में मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर ऑक्सीजन आता है हमारे अंदर, तो ऑक्सीजन क्या आ जाता है? सेल्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। इट ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज एयर। ये क्या करता है? उसको तोड़ देता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जैसे हम लेते हैं ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में O2 होता है और उसके साथ कई सारे गैसेस भी आती हैं। जो ऑक्सीजन को छोड़ के जितनी भी गैसेस रहती हैं वो फिर से नाक के जरिए बाहर निकल जाती हैं। बाकी जो ऑक्सीजन है वो शरीर में ही रह जाता है और पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, खाने को सप्लाई करते रहता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। कौन? ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द सेल लीवर एज ग्लाइकोजन। मतलब काफ़ी मात्रा में जो ग्लूकोज होता है, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्टोर हो जाता है। कहाँ पे? हमारे ग्लाइकोजन की लीवर में। इसी वजह से हमारा पेट निकलने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं?
पेट निकलना है ना, तो किस लिए होता है? ग्लूकोज की वजह से जब जमने लगता है, स्टोर होने लगता है। और कब स्टोर ये होता है? जब अधिक मात्रा में आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा। जैसे आपको 1 किलो खाना था तो आपने 2 किलो चाप लिया, तो इससे क्या होगा? आपका पेट निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द अमीनो एसिड आर यूज टू द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो अमीनो एसिड था, जिससे किससे बनना था? प्रोटीन से बनना था ना। अभी मैंने देखा नोट में यहाँ पर अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड बहुत का काम, मतलब इसका काफ़ी अच्छा काम है। सबसे अच्छा काम इसी का लगता है हमको, क्योंकि ये ग्रोथ में, मतलब कि लंबाई को बढ़ाने के लिए, उस बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए काम आता है। बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, ये आपको चोट वगैरह लगता है जब, तो अमीनो एसिड होता है जो उसको चोट को भरता है, ठीक है। दे बिल्ड न्यू लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, मतलब कि नए सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हम यंग दिखते हैं, ठीक है। चेहरा पे एक लाली दिखती है, तो इसकी वजह से, अमीनो एसिड की वजह से हम काफ़ी खिले हुए रहते हैं जब तक कि हम बूढ़े नहीं हो जाते। तो अमीनो एसिड काफ़ी बड़ा रोल करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्व। जो फैटी एसिड होते हैं, ये किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड, ये जो फैट्स होते हैं, जो कि जैसे हम पूड़ी वगैरह खाते हैं तो पूड़ी में काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो वही जाके बाद में कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। तो ये क्या करता है? ये स्टोर होता है कहाँ पे? चमड़े के अंदर। जो हमारा स्किन रहता है, ये जो हमारा स्किन है, ये यहीं पर ये क्या करता है? स्टोर हो जाता है, जो कि एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है। एनर्जी रिजर्व मतलब कि जैसे जब हम थक जाते हैं तो यही हमको एनर्जी देता है। कौन? फैटी एसिड। तो ये सता एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इजेशन, कैसे हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सब लोग जानते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, फ्लश करते हैं, चले आते हैं, तो हो गया। तो थोड़ा साइंस तरीके से देख लेते हैं। तो इजेशन में क्या होता है? हम अपने मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। द अनडाइजेस्टेड यानी कि और अनऑब्जर्व, जो खाना पचा हुआ नहीं रहता है या जो सोखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, वो खाना फूड इंटर करता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उसमें का जो बचा हुआ, जो अनपचा हुआ खाना है, उसमें से पानी और नमक को खींच लेता है बाहर, तो उसमें से पानी और नमक को निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है? जो बचा हुआ खाना है वो लगभग सॉलिड हो गया रहता है। वही कर रहा है, तो वेस्ट जो रहता है हमारा, लास्ट जो रहता है वो एक तरह से सॉलिड हो गया रहता है ना, हल्का हल्की नमी रहती है। तो कहाँ पर स्टोर होता है? रेक्टम। रेक्टम एक जगह है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहीं पर सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारा वहीं पर इकट्ठा हुआ रहता है, जिसकी वजह से जब इट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस एंड फीसेस। उसके बाद ये क्या करता है? पुश करता है बॉडी के बाहर से, जिसकी वजह से एनस के जरिए बाहर निकलता है। तो इस तरीके से जो खाना होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑन रूमिनेंट। रूमिनेंट जो जानवर होते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। जब वो घास वगैरह खाते हैं, जैसे कि काऊ, बुफैलो, हॉर्स वगैरह, जब घास चबाते हों तो उस घास में काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी कि कह सकते हैं हम कि एक तरह का सेलुलोज रहता है। सेलुलोज जैसे एक तरह का घास ही होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो सिर्फ जानवरों के लिए ही खाने के लिए होता है। अगर आप लोग सेलुलोज खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, उल्टी कर देंगे, ठीक है। तो सेलुलोज रहता है जो कि जानवरों के लिए ही बना रहता है। जब वो चबाते हैं तो उसी चबाने को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। और उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? रूमिनेशन या च्यूइंग द कर्ड। तो कैसे उनका खाना पचता है देखते हैं। जो सेलुलोज रहता है जब पेट में जाता है तो एक फॉडर होता है। फॉडर एक जगह होती है इस तरह की से, जिसमें कई सारे स्टमच के पार्ट्स रहते हैं, जैसे ओसोफेगस, इसमें भी फूड पाइप होता है। जब ये घास खाते हैं तो इस फूड पाइप से खाना यहाँ पर जाता है रूमेन में, ठीक है। रूमेन से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना इनका पचता है, ठीक है, जिसकी वजह से मुँह चबाती रहती है। तो इनके अंदर भी सलाइवा बनता है मुँह के अंदर, तो सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, जिस वजह से जो बचा हुआ खाना पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब गोबर वहाँ पर आता है तो गोबर में से सारा पानी और नमक ये भी क्या कर लेता है? खींच लेता है इंसानों की तरह। बाकी जो बचा हुआ खाना है वो बाहर निकल जाता है गोबर के फॉर्म में। तो इस तरीके से जानवरों में भी डाइजेशन और सारी प्रक्रियाएँ होती हैं इंसानों की तरह। यहाँ पर कुछ की टर्म है, यही चैप्टर था। यहाँ पर कुछ की टर्म है जो आपको जानना हो सकता है वन वर्ड में आता हो, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं देखिए, अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज इटन इन सॉलिड फॉर्म। ये तरह के न्यूट्रिशन होते हैं या कह सकते हैं जानवर होते हैं जो खाने को सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। सॉलिड मतलब कि टाइट फॉर्म में, जब खाना टाइट फॉर्म में रहता है, यानी कि जब रोटी रहता है उसका सॉलिड ही ना, जो उस तरह के जो खाने खाते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब कि जो सॉलिड खाना खाता हो, ना लिक्विड खाता हो ना गैस खाता हो, क्या खाता हो? बस सॉलिड खाना, ठीक है, उसे होलोजोइक कहते हैं। इंजेक्शन यानी कि वही जिससे हम जब हम फूड को खाते हैं उसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेक्शन। डाइजेशन यानी कि जब खाना पचता है तो उसको डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि जब सेल के द्वारा उस खाने को ऑब्जॉर्व किया जाता है उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। विलाई क्या होता है? विलाई क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट्स होते हैं जो कि उस जगह को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लगभग 5 गुना, ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। एसिमिलेशन क्या होता है? ये भी एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट सेल के द्वारा, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी और ग्रोथ बॉडी में, ठीक है। तो ये होता है एसिमिलेशन, यानी कि मिलाने का काम करता है ये। इजेशन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है।
आता है रोमिनेंट, ही जानवरों में होता है जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स दैट स्वॉलो पार्शियली च्यूड फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन। जब खाना वो खाते हैं तो पचने के बाद वो खाना कहाँ चलता है, रूमेन में चला जाता है, तो उसी को हम रूमिनेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन। नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें फाइबर रहता है, ठीक है, जो कि सिर्फ एनिमल के लिए ही बने रहते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपके हो सकता है एग्जाम में 1 वर्ड में आए। ठीक था आपका चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।